हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश के लिए। अभी तक हम लोग सेक्शन 23, 24, 25, 26, 27 पढ़ चुके हैं और अब पढ़ने जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उन्हीं पर ही हम चर्चा कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। हमने इसके पहले सेक्शन 27 तक पढ़ा, उसके बाद हमने सेक्शन 30 पढ़ा, 31 पढ़ा। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 33 और 34, 35, 38 भी देखेंगे और इन सेक्शन से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या इन सेक्शंस में है क्या, ये जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो चलिए सेक्शन 33 की बात करते हैं। सेक्शन 33 उत्तराधिकार के संबंध में नामांतरण से संबंधित है, म्यूटेशन से संबंधित है, दाखिल खारिज से संबंधित है। अगर किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार में कोई भूमि मिली है और उस भूमि पर वो कब्जा रखता है तो इस संबंध में उसे जानकारी राजस्व निरीक्षक को देना होगा। उसे ये जानकारी देनी होगी कि उत्तराधिकार में उसे अमुक भूमि मिली है जिस पर वो काबिज है। अब राजस्व निरीक्षक को यह जानकारी मिलेगी तो राजस्व निरीक्षक आगे कार्रवाई करेगा। कार्रवाई क्या करेगा? वो उत्तराधिकार में जो संपत्ति मिली है उस व्यक्ति को, उसको वो अधिकार अभिलेख में दर्ज करेगा। खतौनी जिसे कहते हैं, क्योंकि उत्तराधिकार में मिली है तो जिससे भी उसने उत्तराधिकार में प्राप्त किया है उस भूमि में उसका नाम होगा। तो दाखिल खारिज होने पर, म्यूटेशन होने पर उसका नामांतरण किया जाएगा और वर्तमान में जो व्यक्ति उस भूमि पर काबिज है उसका नाम लिखा जाएगा। ऐसा तभी होगा जब मामला विवादित नहीं है। अगर उत्तराधिकार के संबंध में मामला विवादित है तो राजस्व निरीक्षक फिर मामले की जांच करेगा और जांच करने के उपरांत वह अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा, तहसीलदार को देगा। ये ध्यान रखने की बात है कि पावर तो राजस्व निरीक्षक को है उत्तराधिकार के संबंध में नामांतरण का, लेकिन मामला विवादित नहीं होना चाहिए। और अगर मामला विवादित है तो फिर राजस्व निरीक्षक जांच करेगा और मामले की रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा। धारा 33 के अंतर्गत ये बताया गया है। धारा 34 के अंतर्गत फैमिली सेटलमेंट की बात की गई है। तो प्रीलिम्स वगैरह में ये पूछा जा सकता है कि राजस्व संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 34 किससे संबंधित है, और उसमें फैमिली सेटलमेंट लिखा हुआ होगा, पारिवारिक बंदोबस्त लिखा हुआ होगा, इससे संबंधित है। तो पारिवारिक बंदोबस्त के संबंध में भी अंतरण होता है, तो पारिवारिक बंदोबस्त से संबंधित है और इसमें भी व्यक्ति अंतरण द्वारा भूमि पर कब्जा प्राप्त करता है। तो अगर उसने पारिवारिक बंदोबस्त के अंतर्गत अंतरण द्वारा भूमि को प्राप्त किया है तो इसकी सूचना भी उसे तहसीलदार को देना होगा, तहसीलदार को वो देगा। तो यहाँ पर धारा 34 में पारिवारिक बंदोबस्त के अंतर्गत अंतरण की सूचना तहसीलदार को सीधे दी जाएगी, लेकिन उत्तराधिकार के संबंध में नामांतरण की जो व्यवस्था की गई है, तो जो व्यक्ति उस भूमि पर काबिज है, जिसको उत्तराधिकार में वह भूमि मिली है, वह इसकी जानकारी राजस्व निरीक्षक को देगा। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। मामला विवादित नहीं होना चाहिए, तभी वो अधिकार अभिलेख में
संशोधन करेगा। अगर मामला विवादित है तो फिर राजस्व निरीक्षक जांच करेगा और रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा। अब धारा 35 ये कहती है कि धारा 35 के अंतर्गत उत्तराधिकार के संबंध में नामांतरण का मामला हो, चाहे धारा 34 के अंतर्गत पारिवारिक बंदोबस्त के संबंध में अंतरण का मामला हो, इन दोनों अवस्था में तहसीलदार को जब रिपोर्ट मिल जाएगी, जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो तहसीलदार एक उद्घोषणा जारी करेगा, सार्वजनिक उद्घोषणा जारी करेगा। और यदि मामला विवादित नहीं पाया जाता तो फिर खतौनी को, अधिकार अभिलेख को तदनुसार संशोधित कर दिया जाएगा। अगर मामला विवादित है, विवादित नहीं है तो कोई बात नहीं, तहसीलदार साहब कर देंगे, आदेश कर देंगे। लेकिन अगर मामला विवादित है तो फिर विवाद का निपटारा किया जाएगा और निपटारे के बाद जो भी निपटारा होगा उसके अनुसार ही अधिकार अभिलेखों को संशोधित किया जाएगा या संशोधन करने का निर्देश दिया जाएगा। तो ये भी याद रखना है कि 33-34 समझ लिया, और 35 ये कहती है कि अगर 33-34 में किसी भी प्रकार का विवाद है, विवाद नहीं है, तहसीलदार साहब को जानकारी मिली, उन्होंने उद्घोषणा जारी कर दिया और उसके अनुसार अधिकार अभिलेख संशोधित हो जाएंगे। लेकिन यदि विवाद है तो विवाद का निपटारा किया जाएगा और निपटारा के उपरांत ही जो भी निपटारा होगा उसके अनुसार ही संशोधन करने के निर्देश दिए जाएंगे। धारा 35 में ये बताया गया है। तो धारा 35 33-34 के से बिल्कुल कनेक्ट है, यानी कि 33-34 में यदि कोई विवाद नहीं है तो भी धारा 35 के अंतर्गत संशोधन किया जाएगा, और अगर विवाद है तो भी धारा 35 के अंतर्गत निपटारा करके ही संशोधन करने के निर्देश दिए जाएंगे। तो इस तरह से 33-34 और 35 हमने देख ली। और एक विशेष बात यह है, धारा 37 के अंतर्गत एक विशेष बात कही गई है, एग्जाम में यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। पढ़ने में आपको लगेगा किताब को कि इस धारा 37 में कुछ ऐसा नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन है। धारा 37 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति नामांतरण से, उत्तराधिकार के संबंध में नामांतरण से संबंधित कोई वाद राजस्व न्यायालय में लाना चाहता है, धारा 33 के अंतर्गत या धारा 34 के अंतर्गत पारिवारिक बंदोबस्त के संबंध में अंतरण से संबंधित कोई वाद राजस्व न्यायालय में लाना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति तब तक राजस्व न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं कर सकता, स्थापित नहीं कर सकता, जब तक उसने वाद दायर करने के पहले धारा 33, धारा 34 के अंतर्गत रिपोर्ट न की हो। ये शर्त धारा 37 लगाती है। धारा 37 कहती है कि कोई व्यक्ति सीधे जाकर के राजस्व न्यायालय में उत्तराधिकार से संबंधित विवाद या अंतरण से संबंधित विवाद को स्थापित नहीं कर सकता है। अगर उसे करना है तो उसे पहले धारा 33, धारा 34 के अंतर्गत रिपोर्ट उसके द्वारा की जानी चाहिए, तभी वो मामले को स्थापित कर सकता है। धारा 37 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कोई व्यक्ति राजस्व न्यायालय में उत्तराधिकार से संबंधित नामांतरण के संबंध में वाद स्थापित कर सकता है, और नीचे 4 दिए जाएंगे। तो उसमें शर्त यह है कि वो तब तक नहीं कर सकता है जब तक उसने, अगर उत्तराधिकार से संबंधित पूछा जा रहा है तो 33 के अंतर्गत न किया हो, और इस अगर पारिवारिक अंतरण से संबंधित है तो 34 के अंतर्गत न किया हो। दोनों भी दे सकता है क्वेश्चन को उलझाने के लिए, थोड़ा सा टफ करने के लिए। तो ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि मेरे वीडियो का उद्देश्य है उन्हीं टॉपिक पर चर्चा करना, उन्हीं टॉपिक को कुरेदना जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और छोटी सी गलती से सफलता से हम दूर हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो नक्शा है, खसरा है, अधिकार अभिलेख खतौनी जिसे कहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की गलती या लोप के लिए प्रार्थना पत्र तहसीलदार को ही दिया जाएगा।
तहसीलदार इस संबंध में जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट कलेक्टर साहब को प्रस्तुत करते हैं, चूँकि ये कलेक्टर साहब के नियंत्रण में होते हैं और उन्हीं के आदेश और निर्देश से ही इसमें संशोधन होता है। तो ये तो हमें पता है कि कलेक्टर साहब के नियंत्रण में होते हैं और नक्शे में संशोधन कलेक्टर साहब के आदेश या निर्देश से ही होगा, लेकिन आवेदन कहाँ करेंगे? सीधे कलेक्टर साहब के पास? नहीं, इसके संबंध में आवेदन आपको तहसीलदार के पास ही करना पड़ेगा। तो ये याद रखने की बात है कि आवेदन तहसीलदार को देंगे, जांच भी तहसीलदार महोदय ही करेंगे और अपनी रिपोर्ट कलेक्टर साहब को देंगे। अन्य मामलों में अगर इससे अन्य कोई मामला है तो वो जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट उपखंड अधिकारी को देंगे, लेकिन नक्शा है और अधिकार अभिलेख है या खसरा है, इससे संबंधित कोई गलती या लोप में सुधार करना है तो फिर तहसीलदार साहब जांच करने के बाद कलेक्टर साहब को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो ये एक मुख्य बात थी याद रखने की कि आवेदन कहाँ करेंगे? तो तहसीलदार साहब के यहाँ आवेदन करेंगे। एक बात और पूछी जा सकती है कि क्या नक्शा, खसरा या खतौनी अधिकार अभिलेख में कोई फर्जी प्रविष्ट है तो उसे खारिज किया जा सकता है? तो हाँ, धारा 38 के अंतर्गत अगर नक्शे में, खसरे में या अधिकार अभिलेख में कोई फर्जी प्रविष्टि की गई है तो धारा 38 राजस्व संहिता के अंतर्गत उसको खारिज किया जा सकता है। तो धारा 38 खारिज करती है फर्जी प्रविष्टि को, याद रखने की बात यहाँ पर ये भी है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस संहिता में प्रावधान होने के बावजूद भी राजस्व निरीक्षक खतौनी अथवा खसरा के किसी त्रुटि को ठीक कर सकता है। शर्त क्या है? अविवादित होना चाहिए, यानी कि किसी भी अविवादित त्रुटि को राजस्व निरीक्षक खतौनी में अथवा खसरा में ठीक कर सकता है। उसके लिए उसे आदेश की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अविवादित है। यहाँ पर ये विशेष बात है। तो ये पूछा जा सकता है, राजस्व निरीक्षक खसरा खतौनी में किसी अविवादित त्रुटि को ठीक कर सकता है और 4 दे दिए जाएंगे। कलेक्टर के आदेश द्वारा ठीक कर सकता है, उपखंड अधिकारी के आदेश द्वारा ठीक कर सकता है, स्वयं ठीक कर सकता है, किसी भी तरह के वो 4 बना देंगे। तो आपको देखना है कि अविवादित है तो ठीक कर सकता है। तो इस तरह से हमने धारा 33, 34, 35, 37, 38 इन सेक्शंस को हमने देखा और आगे के जो मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन हैं, टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो कैसा लगा इस बात को कमेंट करके बताइए और अगर मेरा वीडियो आपको हेल्प करता है तो फिर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दिया करिए। आपके लाइक मुझे प्रेरित करते रहेंगे, आपके कमेंट मुझे एनर्जी देंगे काम करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।